नमस्कार। जमहूरियत वो तर्जे हुकूमत है जहां मुर्दों को जलाया नहीं करते, गाड़ा करते हैं ताकि वक्त पड़ने पर उन्हें उखाड़ा जा सके और कभी कभी वे खुद कब्र खोद कर बाहर निकल आए। 2016 के जून की बात है। तब गुजरात पर नजरें जमाए अरविंद केजरीवाल ने हरेन पांड्या का भूत आजाद कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये नाम आज भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के लिए अप्रिय है। उन्हीं गुजरात चुनाव के दिनों में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बैठकर कहा और निशाना गुजरात में लगा। किसी ने मुझसे कहा कि केजरीवाल जी आप बहुत लकी हो। मैंने पूछा क्यों? तो वो बोले कि आपको तो जेल ही भेज रहे हैं, नहीं तो गुजरात में तो हरेन पांड्या की तरह आपका पत्ता ही साफ कर सकते थे। 2003 के गुजरात में लौटना होगा। 2002 दंगों के बाद बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी और नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बने 2 साल हो गए थे। केशुभाई पटेल से लेकर गुजरात बीजेपी के बाकी बुजुर्ग साइडलाइन हो चुके थे। तय हो चुका था कि गुजरात में भाजपाई झंडा चलेगा तो उस पर नरेंद्र भाई का नाम होगा। लेकिन केशु भाई का एक सिपहसालार और भी था। एंटी नरेंद्र भाई लाबी का सबसे बड़ा चेहरा, लंबा चिट्ठा ब्राह्मण परिवार का हरेन पांड्या, जिसकी ब्राह्मणों से भरी बीजेपी आलाकमान तक पहुंच थी। सिर पर आरएसएस का हाथ था। प्रदेश का पूर्व गृह मंत्री, गुजरात की राजनीति का पुराना अनुभव और मीडिया में अच्छे कनेक्शन बताए जाते थे। 26 मार्च 2003 की तारीख थी। अहमदाबाद के लॉ गार्डन एरिया में मॉर्निंग वॉक के बाद हरेन पांड्या अपनी कार में बैठे थे। तभी 2 लोग आए और उन्हें 5 गोलियां मारकर फरार हो गए। हत्या के वक्त हरेन कार में थे या हत्या कहीं और हुई, इस पर विवाद है। इस वारदात की छींटे अमित शाह पर आए और इसलिए नरेंद्र मोदी तक भी छींटे लगे। कागजों पर सीधे नहीं, जुबानी इल्जाम के तौर पर ही है। कई थ्योरीज प्रकट हुई और आगे फर्जी इनकाउंटर की सीरीज को इससे जोड़ा गया। नरेंद्र मोदी से पहले गुजरात बीजेपी में केशुभाई पटेल की चलती थी। हरेन पांड्या उनके खास थे। 1998 की केशुभाई सरकार में वो गृह मंत्री भी थे। लेकिन 2001 में जब नरेंद्र भाई ने केशुभाई से मुख्यमंत्री की कुर्सी ले ली तो हरेन पांड्या का असर कम होने लगा। नई सरकार में उन्हें राजस्व मंत्री जरूर बनाया गया था, लेकिन 2003 में उन्होंने ये पद छोड़ दिया। बाद में डैमेज कंट्रोल के लिए उन्हें बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव में ले लिया गया। वो केशुभाई पटेल के खेमे के थे, इसलिए नरेंद्र मोदी के विरोधी माने जाते थे। केशुभाई तब तक बीमार रहने लगे और उनकी तरफ हरेन पांड्या ही बड़े नाम थे। मोदी और पांड्या पहली बार पब्लिकली भिड़े 2001 में। बीजेपी आलाकमान ने केशुभाई से कुर्सी लेकर नरेंद्र मोदी को सीएम बना दिया। मोदी चुनाव लड़ने के लिए सेफ सीट की तलाश में थे। उन्होंने अहमदाबाद की एलिसब्रिज सीट पर हाथ रखा, जो हरेन पांड्या की सीट थी। पांड्या इसके लिए तैयार नहीं थे। कैरविन मैगजीन ने एक बीजेपी के नेता के हवाले से छापा था कि हरेन का कहना था कि किसी भी नौजवान के लिए यह सीट छोड़ दूंगा, पर उस आदमी के लिए नहीं। बताते हैं कि यहीं से दोनों की अदावत शुरू हो गई। नवंबर 2002 में आरएसएस की ओर से एक मदन दास देवी मोदी से मिलने पहुंचे। वो सरसंघचालक केसी सुदर्शन, मोहन भागवत, आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी का संदेश लेकर गए थे। बवाल खत्म करो, चुनाव से पहले आपस में मत लड़ो और पांड्या को उनकी सीट दे दो। लेकिन बताया जाता है कि मोदी ने देवी से मुलाकात ही नहीं की। वे जानते थे कि कुछ ही देर में दिल्ली और नागपुर से फोन गनगनाएंगे, इसलिए तड़के 3 बजे गांधीनगर सिविल अस्पताल में थकान की शिकायत के साथ भर्ती हो गए। कैरविन मैगजीन के मुताबिक जब हरेन पांड्या को यह पता चला तो वे मोदी से भिड़ने सीधा अस्पताल जा पहुंचे और कहा, कायरो की तरह सो मत, हिम्मत है तो मुझसे ना कहो। लेकिन मोदी अड़े रहे। अंततः एलिसब्रिज सीट किसी नए नेता को दे दी गई और दिसंबर 2002 में
हुए चुनाव में मोदी भारी बहुमत से जीत गए। अहमदाबाद के जानकार बताते हैं कि 2002 गोधरा कांड के बाद कैबिनेट मीटिंग में हरेन पांड्या ही थे जिन्होंने कार सेवकों की लाशें खुले ट्रक में अहमदाबाद घुमाने का विरोध किया था। उन्हें लगता था कि इससे हालात और बिगड़ेंगे और वही हुआ था। पांड्या ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो पीड़ित परिवारों और मुस्लिम नेताओं को बातचीत की टेबल पर ला सकते थे, लेकिन मीटिंग में उन्हें चुप करा दिया गया। हरेन पांड्या का केस सीबीआई को सौंपा गया। सालों तक जांच चली और 12 लोगों को आरोपी बनाया गया। 2007 में ट्रायल कोर्ट ने 12 आरोपियों को दोषी ठहराया, लेकिन 2011 में हाई कोर्ट ने सीबीआई की जांच को गड़बड़ियों से भरा बताकर हत्या के आरोप से सभी को मुक्त कर दिया, यानी बरी कर दिया। हालांकि दूसरे छोटे आरोप जो छोटे छोटे थे, आपराधिक साजिश और हत्या की कोशिश, ये बने रहे। इसके बाद अखबार डीएनए ने गुजरात पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर छापी थी कि पांड्या की हत्या का काम पहले सोहराबुद्दीन शेख को दिया गया था, लेकिन उसके पीछे हटने पर तुलसीराम प्रजापति ने इसे अंजाम दिया। बाद में दोनों को ही पुलिस ने कथित फर्जी एनकाउंटर में मार दिया। मीडिया सूत्रों ने हवालों से लिखा कि असल साजिशकर्ता का इनसे भरोसा उठ चुका था। पूर्व आईपीएस अफसर संजीव भट्ट ने भी दावा किया कि उन्हें जेल में कैदियों ने यह बताया था। जब उन्होंने अमित शाह को फोन पर बताया तो उनकी आवाज बहुत डिस्टर्ब लगी और उन्होंने कहा, इस बारे में किसी से मत कहना। बाद में भट्ट ने अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी जिसमें इस हत्या में सोहराबुद्दीन और कुछ पुलिस वालों की भूमिका का जिक्र था। भट्ट का जल्द ही ट्रांसफर कर दिया गया और फिर सस्पेंड कर दिया गया। डीजी वंजारा वही वंजारा जिन पर बाद में इशरत जहां, सोहराबुद्दीन और तुलसीराम समेत कई फर्जी एनकाउंटर के आरोप लगे, हरेन पांड्या मर्डर की शुरुआती जांच करने वाले थे और वे अमित शाह के करीबी माने जाते थे। तुलसीराम प्रजापति केस में सीबीआई ने अमित शाह को किंगपिन बताते हुए चार्जशीट भी बनाई थी। 2010 में अमित शाह गिरफ्तार भी हुए। हरेन पांड्या की पत्नी जागृति पांड्या ने अपने पति की हत्या को राजनीतिक हत्या बताते हुए 2012 में जब केशुभाई पटेल ने गुजरात परिवर्तन पार्टी बनाई तो जागृति ने एलएसब्री सीट से चुनाव लड़ा और उन्होंने रैलियों में कहा, मेरे पति की हत्या राजनीतिक थी। 10 साल से मैं कानूनी लड़ाई लड़ रही हूं और लड़ती रहूंगी, लेकिन चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी से हार गई। 2014 में जीपीपी का बीजेपी में विलय हो गया, लेकिन जागृति बीजेपी में नहीं गई और राजनीति छोड़ दी। जनवरी 2016 में आनंदीबेन पटेल सरकार ने उन्हें स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का चेयरमैन बना दिया। इसके बाद उनके तेवर नरम हो गए और उन्होंने कहा कि वे बीजेपी के सिद्धांतों के खिलाफ कभी नहीं थी। 2017 में सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस की सुनवाई के दौरान गवाह आजम खां का बयान आया। इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार आजम खां ने दावा किया कि डीजी वंजारा ने सोहराबुद्दीन को हरेन पांड्या की हत्या की सुपारी दी थी। उसने कहा कि सोहराबुद्दीन ने खुद उसे बताया था कि नईम खान और शाहिद रामपुरी के साथ मिलकर उन्होंने ये काम किया। आजम खान ने कहा कि उसने 2010 में सीबीआई को भी ये बात बताई थी, लेकिन अधिकारियों ने इसे उसके बयान में दर्ज करने से इनकार कर दिया। उसने अदालत में कहा कि सीबीआई अधिकारी एनएस राजू ने उनसे कहा था कि नए बखेड़े में मत डालो। आजम के मुताबिक सोहराबुद्दीन ने उसे बताया कि ऊपर से ये दिया गया काम था। यही सबसे बड़ा सवाल है, ऊपर से आदेश किसने दिया था? सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति दोनों ही 2005 और 2006 में कथित फर्जी मुठभेड़ में मारे गए। गुजरात और राजस्थान पुलिस पर इन मुठभेड़ों को लेकर आरोप लगे और सुप्रीम कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपी। सीबीआई ने कहा कि सोहराबुद्दीन की हत्या राजस्थान की मार्बल लॉबी के इशारे पर हुई थी और उसकी पत्नी कौसर बी की भी हत्या कर दी गई। तुलसीराम इस केस का अहम गवाह था जिसे भी मार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को मुंबई ट्रांसफर किया ताकि गवाहों पर दबाव ना पड़े। अदालत में आजम खान ने बयान दिया कि उसने प्रजापति से सुना था कि गुजरात पुलिस और वंजारा ने कहा था
कि राजनीतिक दबाव के कारण सोहराबुद्दीन और कौसर बी को मारा गया है। डीजी वंजारा की छवि गुजरात पुलिस ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की थी। नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए वे उनके करीबी अधिकारियों में गिने जाते थे। 2002 से 2005 तक वे अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के डीसीपी रहे और इस दौरान 20 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं। बाद में इन्हीं एनकाउंटरों पर सवाल उठे और 2007 में उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि 2017 में उन्हें सीबीआई की अदालत ने बरी कर दिया। हरेन पांड्या की हत्या का सच अब तक परतों में दफन है। कोर्ट के फैसले, गवाहों के बयान, पुलिस की कथित भूमिका, राजनीतिक टकराव और मीडिया रिपोर्ट्स सभी ने कई थ्योरीज पेश की है, पर अंतिम सवाल अब भी वही है, हरेन पांड्या को किसने मरवाया, आदेश किसने दिया और क्या यह सिलसिला गुजरात में फर्जी एनकाउंटर की लंबी श्रृंखला से जुड़ा हुआ था? इतने सालों बाद भी यह सवाल अनुत्तरित है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।